सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की आने वाले सालों के लिए इस एक्सपीरियंस के बाद तैयारी क्या है पानी की आफत से बचने के लिए, सैलाब से बचने के लिए, और जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें क्या फ़ेडरल गवर्नमेंट और PTI के दरमियान कोई बातचीत के इम्कानात हैं या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। 15 लाख से ज़ायद लोग इफ़ेक्ट हुए हैं सैलाब से। पाकिस्तान के बड़े डिस्ट्रिक्ट्स सबमर्ज्ड हैं, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। आपका जो अपना हल्का है लाहौर और हाफिज़ाबाद, इसके गिरदोनवा के इलाके वो भी डूबे हुए हैं। तो आप मुतमईन हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट ने तैयारी की है? क्योंकि ये शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारी जगहों पे पानी का रुख मोड़ा गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल चिन्योट में रमज़ान शुगर मिल्स को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ा गया। फिर मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, फार्म हाउसेस, लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। आप तक भी ऐसी शिकायत आई? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि अल्लाह सबको महफूज रखे। कुदरती आफत होती हैं, उनका फौरी तौर पे आप मुकम्मल रिलीफ देना मुमकिन नहीं होता किसी रियासत के लिए भी। और जहाँ तक शिकायत का तल्लक है तो यकीनन इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं लोग, तो शिकायत का होना एक कहने के हकीकत है एक कि इतनी जल्दी आप उनको रिलीफ नहीं दे पाएंगे। हाँ, जहाँ तक तल्लक है कि जो बरसाती नाले होते हैं या दरियाओं का के इंक्रोचमेंट है, तो वो इन जब आफात आती हैं कुदरती या सैलाब से मुतासर जब आप लोग होते हैं, या आप जिस तरह आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो आखिरत याद आती है, तो जब सैलाब आता है तो हमें याद आते हैं डैम, जब सैलाब आते हैं तो हमें याद आता है कि इस वक्त हमें ये पानी स्टोर होना चाहिए था, और जब बरसात निकल जाती है हम पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। ये हकीकतें हैं और ये रियासत की पॉलिसी साज़ों को भी देखना चाहिए। और मैं तो आज के दिन ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि देखें, लोग जैसे तैसे शिकायत अदारों से, रियासत से करते रहते हैं, मगर रियासत में बसने वालों को अगर आप एक यही रिलीफ दे दें ना आज के दिन कि ये अहद कर लें कि हमने नए डैम बनाने हैं, तो कम से कम आने वाले वक्त में हमारी कौम के बच्चे, नौजवान, उनके घर महफूज हो जाएं। लेकिन यही वही होता है कि हम कब्रिस्तान से निकलते हैं और आखिरत का भूल जाते हैं। ये सैलाब की तबाहकारियाँ जब आफ्टर सैलाब हम देखेंगे तो उसके बाद फिर रूटीन के कामों में लग जाएंगे, जो कि मुनासिब नहीं है। अब देखें ना, रावी, दरिया रावी, उसमें कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी और उन्होंने पानी का रुख मोड़ने के लिए क्या कुछ किया। इसी तरह बरसाती नालों पे फैक्ट्रियाँ बन गई, लोगों के घर बन गए। जी जावेद लतीफ़ साहब, ये आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और हम लोग खुद भी ग्राउंड पे देख के आ रहे हैं, लेकिन लोग शिकायतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी NOC किनको जो देने वाले हैं उनको भी एड्रेस करें कि आप ऐसी कॉलोनीज़ का NOC कैंसिल करेंगे, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। दरिया के अंदर गिरदोनवा में कैसे आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। कल हमारी बिलाल यासीन साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज़ के दौर में ऐसा कोई NOC जारी नहीं किया गया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन आपके दौर में क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो पहले हुए उनको आप मनसूख करवाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि भाई बात सीधी सी है कि अगर किसी साबिक हुकूमत ने कोई गलत कर दिया है तो आप उसको ड्रेस करें। आप उसका जो उन्होंने NOC लिया है उसको कैंसिल क्यों नहीं करते? आज तो सारे दुनिया को नज़र आ रहा है कि
दरिया रावी में पानी को रुख किस तरह मोड़ा गया और वहाँ हाउसिंग सोसाइटी किसने बनाई और क्यों बनाई। और देखें, जब किसी भी हुकूमत में ताकतवर लोग शामिल होते हैं, वो कोई भी हुकूमत हो, तो फिर इस तरह की बेज़ाब्तियाँ आपको नज़र आती हैं। बदकिस्मती आप देखें कि हम शोर किया करते थे चीनी का इमरान के दौर में, और वही फिर इस दौर में भी सुनने को चीज़ें मिली। तो हम सबक सीखते नहीं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, आप कसूरवार तो ठहरा रहे हैं अथॉरिटीज़ को, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेगी? आप लोग पार्टी के अंदर क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि एनओसीज कैंसिल होने चाहिए, लेकिन 3 दिन से तो बहस है। 3 दिन में सवाले से क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से जो पंजाब का इंतज़ामी ढांचा बर्बाद होना शुरू हुआ 2002 में, और इसको बर्बाद कर दिया गया बुज़दार के दौर में। अब 1.5 साल में 2 चैलेंज हैं। एक तो इंतज़ामी ढांचे को फिर से पाँव पे खड़ा करना, और ऊपर से नए चैलेंजेस का सामना करना। जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 दिन में एनओसी के हवाले से क्या फ़ैसले हुए। यकीनन जो माफियाज़ होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी के कब्ज़ा माफिया, ये इतना आसान नहीं होता इन पे हाथ डालना और किसी नतीजे पे फौरी पहुंच जाना। यकीनन ये बाअसर लोग होते हैं, तो अदारे इनके साथ खड़े होते हैं, डिपार्टमेंट इनके साथ खड़े होते हैं। तो मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जितने बरसाती नाले पाकिस्तान भर के हैं। जी जावेद लतीफ़ साहब, कथा कलामी माफ, लेकिन हम यहाँ पे जनरल बात नहीं कर रहे सर, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान है वो रियासत से तो बड़े नहीं है ना। आप चाहें, आपकी गवर्नमेंट चाहे, तो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सोशल मीडिया और टीवी के थ्रू रिपोर्ट हुई हैं, उनको सील करके, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करके, उनके मालिकान को होल्ड पे लाना चाहिए। इसके लिए आपको बड़ा हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है सर, 2-3 फ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत है, हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि चंद एक हाउसिंग सोसाइटी के अलावा जो छोटी हैं, बाकी जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, आप सैकड़ों एकड़ अराज़ी रियासत की जो है वो उन्होंने कब्ज़े में ली हुई है। कोई ऐसी सोसाइटी बड़ी ऐसी नहीं है जिसने जो है सरकारी जगह कब्ज़े में ना की हो। आप देखें तो सही, अगर हाथ डालना है तो फिर ये तो नहीं होगा कि एक हाउसिंग सोसाइटी को आप टारगेट कर लें और बाकियों को छोड़ दें। आपको सबको फिर करना, एक्शन सबके ख़िलाफ़ लेना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, तो 3 दिनों में कोई एक्शन नज़र आना चाहिए। मगर उस जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसमें भी जितने डिपार्टमेंट अदारे लगे हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ही इससे आपको फरागत होती है, लोग कंफर्टेबल होते हैं, लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, जब ये सैलाब का पानी की सतह नीचे होती है, तो यकीनन इस पे एक्शन होना चाहिए और लेना चाहिए। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, आप तो कह रहे हैं कि इदारे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बड़ी मसरूफ़ है, लेकिन जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब है वो अपनी हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज खोला है। रात में भी उन्होंने कहा कि सियालकोट में एक मशहूर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने $300 मिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, इसके सारे पाइप्स बैठ गए हैं, इनका एहतसाब नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत है, एक मुल्क का वज़ीर दिफा है, आपका वज़ीर दिफा है, वो एक ठेकेदार का हिसाब नहीं कर पा रहा। इसमें तो बुज़दार गवर्नमेंट की गलती नहीं है ना सर, और इसमें आप सैलाब को भी नहीं कसूरवार ठहरा सकते। इसमें तो आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, आप अगर वज़ीर दिफा की बात करती हैं तो मैं अपने ज़िले की बात कर लेता हूँ। यहाँ 50 अरब का डाका डला, करप्शन हुई, वो स्कैंडल सामने आया, लोग पकड़े गए, और 1.5-2 अरब लेके जिन्होंने अरबों रुपया खा लिया वो दंदनाते फिरते हैं, सीना तान के फिर रहे हैं, और कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है। ये तो हाल है, और ये हाल इंतज़ामी ढांचे की बर्बादी की वजह से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि चैलेंज ही चैलेंज हैं अगर कोई काम करना चाहे, और अगर कोई काम ना करना चाहे बुज़दार की तरह,
तो फिर हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, फिर सुकून ही सुकून है। जिस तरह 4-6 साल रहा है काम, वो उसका किया धरा आज हम भुगत रहे हैं। और आज भी अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक कह रहे हैं ख्वाजा आसफ जो हैं, तो मेरा भी ये आवाज़ मिला लें उनके साथ कि डिस्ट्रिक्ट शोहूपुरा में क्या हो रहा है, इसका भी किसी को कल बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे तो तब पता चलेगा। एक और सवाल है जावेद लतीफ़ साहब, ये 2023-24 की रिपोर्ट है जब आपकी गवर्नमेंट है, और NDMA से मुतालिक 28.62 बिलियन रुपीज़ के ऑडिट पे एतराज़ उठाए गए हैं, और उसमें और ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ये NDMA से रिलेटेड है, और उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज़ायद रकूम सिर्फ इवेंट्स में खर्च की गई है, 40% से ज़्यादा आवाम गुरबत की लकीर में है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी से मुतमिन नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सर, ये तो आपकी अपनी गवर्नमेंट की NDMA के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि वो काम कम करते हैं, इवेंट्स पे पैसे ज़्यादा लगा देते हैं। देखिए, बात सीधी सी है, आपकी हुकूमत हो, हमारी हुकूमत हो, जैद बकर की हुकूमत हो, पैसा आवाम का है, खर्च जो होता है और किसी के दौर में भी हो उसका ऑडिट भी होना चाहिए, उस पर हाथ भी डलना चाहिए। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट आ जाना काफ़ी नहीं है। जिस तरह कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक अरबों रुपए का स्कैंडल शोहूपुरा में हुआ और अरब 1.5-2 अरब रुपया जमा करवा के बाकी सारे का सारा कोई खा जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि मेरी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, तो मैं तो कोसूंगा, मैं तो चीखूंगा कि मेरी कौम का पैसा जो है वो खा चंद लोग रहे हैं। और ये जो स्कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे दौर का नहीं है, बदकिस्मती से ये इमरान खान के दौर का है, जब बुज़दार साहब यहाँ थे और चंद लोग जो हैं वो खा गए पैसा। ठीक है, ओके जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन इस स्कैंडल ने गवर्नमेंट को ये तो नहीं मना किया ना कि वो कोई क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज ना करें या कोई नेशनल पॉलिसी ना बनाए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये तो बहुत पुराना इशू है। आपकी शिकायत अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस चीज़ ने आपको नेशनल पॉलिसी बनाने से तो नहीं रोका ना। देखें, आप जितने स्कैंडल करप्शन के होते हैं, बेज़ाब्तियों के होते हैं, वो आपको आइंदा की पॉलिसी बनाने से तो नहीं रोकते, आज भी बनाई जा सकती हैं। और जिस तरह के ख्वाजा आसफ ने बात की सियालकोट की, मैं शोहूपुरा की बात कर रहा हूँ कि केस रजिस्टर्ड हैं उस करप्शन पे। नैब और जो दूसरे अदारे हैं एहतसाब के, वहाँ ये केस रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो फिर हुकूमत का फेलियर नहीं है ना, ये तो अदारों का फिर फेलियर है। तो जावेद लतीफ़ साहब, इदारे तो गवर्नमेंट के नीचे आते हैं ना, तो अगर आपके नीचे जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, बात यह है कि अगर अदारे किसी के ख़िलाफ़ FIR करते हैं तो अगले दिन उसकी बेल हो जाती है या 4 दिन बाद उसको बरी कर दिया जाता है, तो ये हुकूमत के नीचे तो नहीं होते इंसाफ फराहम करने वाले अदारे। और दूसरा, मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि अदारे जो होते हैं वक्त की हुकूमत के नीचे होते हैं। अदारे जो होते हैं वो आइन कानून के ताबिया होते हैं। अदारे जो होते हैं उन्हें आइन कानून के मुताबिक सर्व करना होता है। ठीक है जावेद लतीफ़ साहब, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। एक और सवाल ले लीजिए जावेद लतीफ़ साहब। वज़ीराबाद में एक इंसिडेंट आया कि मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पे एक दौरा किया और शिकायत बाद में ये आई कि जो फ्लड रिलीफ कैंप है उसको ताला लगा दिया, उसमें स्कूल्स, कुर्सियाँ, मेट्रेसेस, दवाइयाँ, खाना लाके पहले एक रिलीफ कैंप कायम किया गया और उसके बाद उसको ताला लगा दिया। आपके इल्म में है ये बात? ऐसा क्यों किया गया? मेरे इल्म में ये बात नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं जानता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को वो एक्शन ज़रूर लेंगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो काम इमरान खान ने शुरू किया है इसके बाद उन्हें लगता है कि वो जेल में 14 साल पूरे करेंगे। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, मुझे ये तो पता नहीं है कि कोई कितना अरसा जेल में रहेगा या कितनी जल्दी बाहर आ जाएगा, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो इमरान खान ने रास्ता चुना है वो रियासत की बर्बादी का रास्ता है। जो इमरान खान ने रास्ता चुना है वो आइन कानून की बालादस्ती का रास्ता नहीं है, बल्कि आइन कानून को जिस तरह वो उन्होंने 4 साल पाँव तले रोंदा, ये वो रास्ता है। मैं ये जानता हूँ कि जो रियासत के लिए नुकसानदेह चीज़ है, मेरी जमात हो, किसी और की जमात हो, जो भी रियासत को नुकसान पहुँचाने की बात करेगा या पॉलिसी बनाएगा
मैं कम से कम उसके सामने खड़ा ज़रूर हूँगा। और इमरान खान ने जो भी आज तक, जब से उसको लॉन्च किया है, आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश करके आप कहें, फ़ख्र कर सके उसका हामी भी, कि आने वाले 25 साल के बाद ये फ्रूट दे गई पॉलिसी उसकी। 4 सालों में भी कुछ नज़र नहीं आया और आज भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उसकी कोई पॉलिसी जो है वो आइन कानून के बालादस्ती के लिए है, बल्कि एक ही है कि मुझे किस तरह यहाँ से निकाला जाए। और मुझे निकाला सिर्फ ना जाए, बल्कि जिस तरह लॉन्च किया गया था, जिस तरह इक़्तिदार दिया गया था, उसी तरह उस सिस्टम का मुझे हिस्सा भी बनाया जाए। जी जावेद लतीफ़ साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि मरी की एक मुलाकात डिस्कस हो रही है और उसमें कहा गया कि जो नवाज शरीफ है उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम की कंटिन्यूटी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है, ये रिपोर्ट हुआ है, ये दुरुस्त है? पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में ये बात है ही नहीं, ना किसी मीटिंग का मुझे इल्म है, तो मैं उस पर तबसरा कैसे कर सकता हूँ। मगर मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो कभी भी किसी हाइब्रिड निज़ाम की हमायत नहीं कर सकते। मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने अपने ज़िंदगी के 30-35 साल दे दिए हों, तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो आइन कानून से हट के किसी बात को, किसी एजेंडे को सपोर्ट करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जब आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें एजाजुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आपने देखा है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी जो क्लाइमेट डिज़ास्टर हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिसका निशाना बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ये एक बड़ी डिबेट है कि इवन हाउसिंग सोसाइटीज़ सेफ़ नहीं है। हाउ डू यू एड्रेस दिस? और आपको लगता है कि हम जितने तैयार हैं इतने ही हो सकते थे या इससे ज़्यादा हो सकते थे तैयार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक आजकल मौजूए बहस भी बना हुआ है और यानी तकरीबन हर साल 2 साल के बाद इसी किस्म के हालात आते हैं और जब ये हालात पैदा होते हैं तो हम बड़े होशियार हो जाते हैं। NDMA एक्टिवेट हो जाता है, दीगर हमारे जो अदारे हैं, रेस्क्यू 1122 अब बहुत अच्छा अदारा बन गया, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म सलूशन, कोई लॉन्ग टर्म हल हमने नहीं निकाला। यानी अर्थक्वेक से लेकर और फ्लड्स तक अब मतलब अभी हम इस वक्त तो बहुत सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि हम सोसाइटीज़ को चैलेंज करेंगे, हम जो है वो दरख्त जो है वो नहीं काटने देंगे। मिलियन ट्रीज सुनामी जिसको नाम दिया गया था, पता नहीं कितने मिलियन ट्रीज़ लगे, कितने मिलियन ट्रीज़ नहीं लगे। लेकिन कागजी कार्रवाई में हम बहुत तेज़ हैं, लेकिन अमली तौर पर लोगों को जब नुकसान होता है तो हम दौरा करते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी किश्तियों में बैठकर, लेकिन उसका नेचुरल कोई हल निकालने की कोशिश नहीं करते। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमने क्या किया? लेकिन एजाजुल हक साहब, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं उसको ख़राब करने के लिए जो हमारे वो ये कहते रहे हैं कि एक क्लाइमेट इमरजेंसी की ज़रूरत है और इसमें सारी सियासी जमातों को ना सिर्फ अपने मंशूर में बल्कि अपनी पॉलिसीज़ में और अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड में इसको एक प्रायोरिटी बना देना चाहिए। आपको लगता है कि ये हो रहा है? अब सारी सियासी जमातें स्पेसिफिकली जैसे सूबों ने बिहेव किया है, KP ने फेडरल की कोऑर्डिनेशन से काम किया, फिर अब हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि अपने तई हर मिनिस्टर अपने अपने हलके में भी है। एक हमें प्रोएक्टिवनेस नज़र आ रही है, लेकिन वो प्रोएक्टिवनेस रियल टाइम में है, बिफोर टाइम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। इसके लिए बहुत सी हमें पैसे भी मिलते हैं, हमें एड भी मिलते हैं। हमने एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है क्लाइमेट चेंज की और अच्छे ज़हीन लोग हैं उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं हैं उसके अंदर, लेकिन कर क्या रहे हैं ये देखने की बात है। सूबों के साथ क्या क्या एजाजुल हक साहब, ये आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि हमें पैसे भी मिलते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो जो पैसे पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में वो $10.9 बिलियन हैं और उसमें से अब तक पाकिस्तान सिर्फ 20% हिस्सा हासिल कर चुका है। डेफिनेटली जब आपका केस होता है तो आपको खुद लड़ना पड़ता है, तो इसमें हमारी सीरियसनेस भी दिखाई देती है कि इतने पैसों में अभी तक हमें सिर्फ 20% हिस्सा ही क्यों मिला। ऐसे रेंडमली तो कोई मुल्क आके हमें पैसे नहीं देगा कि आप लोग बड़े
मुतासर हुए, पैसे रख लें, तो ये जो बाकी के पैसे हैं वो अब तक हम क्लेम क्यों नहीं कर सके, हमने क्यों नहीं मांगे? क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ में आता है कि जो ममालिक क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जिन ममालिक की वजह से हो रहे हैं, वो ममालिक इफ़ेक्ट होने वाले ममालिक को पैसे देंगे। देखें, जो बात है वो ये करने की ये है कि जब आपको कोई डोनर आपको पैसे देता है तो उस पर वो देखता है कि इसकी इम्प्लीकेशंस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। ठीक है, इजाज़ुल हक साहब, एक और सवाल है आपके सामने कि भारत के साथ जब पाकिस्तान की रीसेंट कशीदगी हुई उसमें एक अनकॉल्ड मेचोरिटी थी, यानी कि किसी ने कहा नहीं कैसे बिहेव करना है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया हमारे मुआशरे ने, मीडिया ने, सियासी जमातों ने, और वो एक अपनी मदद आपके तहत अपना एक ज़बरदस्त नैरेटिव बनाने के लिए एक एटीट्यूड था जो हम सब में था। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमें ऐसा आपको तवक्को है कि ऐसे करेंगी सियासी जमातें, या सिर्फ जंग की हद तक ही था वो? जो आपके नेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि जिस पे सारी कौम इकट्ठी हो जाती, उसमें जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा है, उसमें सब कहेंगे ओन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा कश्मीर का इशू है, उसको सब ओन करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है क्लाइमेट चेंज पे या बाकी मामलात पे, तो कोई इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है, ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन है वो हुकूमत के साथ नहीं, तो हुकूमत का काम है ना तो उनको इनवाइट करे, उनको साथ बैठाए, इस पोलराइजेशन को ख़त्म करे ताकि मुल्क जो है उसको हम तरक्की की राह पे डाल सकें। लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ये यकीनी बनाए कि क्लाइमेट इमरजेंसी या क्लाइमेट चेंज के चेंजेस को एक नेशनल इशू के तौर पे एड्रेस किया जाए। एक बेहतरीन बात आपने की है इजाज़ुल हक साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल बात भी करनी है आपसे। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हुए तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सके, आप मुज़ाकराती कमेटी के का हिस्सा भी रहे, उस वक्त भी मैंने आपको इंटरव्यूज़ किए एंड यू वर वेरी होपफुल। लेकिन अब जो रिसेंटली आपने इंटरव्यूज़ दिए उसमें आपने कहा कि अगर इमरान खान सिर्फ हल्का से पछतावे का भी जिक्र कर देते तो वो भी चल जाता, लेकिन वो सीसीटीवी के मामले पे आके रुक गए। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ? देखिए, ये बात जो मैंने की थी ना कि जो माफ़ी ना मांगे, रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये बात जो पिछली लॉन्ग मार्च से पहले उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे, जिसमें वो अमेरिका से आए हुए थे, चौधरी तनवीर साहब, जिनके कई इंटरव्यू आ चुके हैं। मेरी अभी रिसेंटली उनसे बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, चंद घंटों की, पिछले एक हफ़्ता पहले। उन्होंने ये तजवीज़ किया था खान साहब को, जब वो मिलने के लिए गए, एक दफ़ा नहीं, वो मुतअद्दिद मरतबा मिले हैं। मतलब अब मैं वो एग्जैक्ट जो है ना नंबर ऑफ टाइम्स मैं रिवील नहीं करना चाहता, अगर वो कभी खुद चाहेंगे तो वो इस बात को करेंगे। उसमें ये बातें हुई थी और तकरीबन जो मामला तय भी हो गए थे, और जो मामला तय हो गए थे उसमें बहुत सी चीज़ें थी कि उस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कैसे करना है। चले, एक नई बात मैं आपको बताया तो मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और फिर वो कॉल ऑफ क्यों नहीं हुई, क्या वजूहत थी, वो भी पीटीआई के अंदर के ही मामला थे, जो कि वो खान साहब कॉल ऑफ करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने उनको कॉल ऑफ नहीं करने दिया, उनकी अपनी जमात के अंदर से लोगों ने। तो ये एक मेरा इजाज़ साहब किस तारीख की लॉन्ग मार्च की आप बात करें? थोड़ा अभी आपने जिक्र कर दिया तो वाजे कर दें, किस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ करने के लिए इमरान खान ने कहा था और उनकी पार्टी ने नहीं माना? नवंबर 26 ठीक नवंबर को जो हुआ है, जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर और संजानी की बातचीत हो रही थी कि वहाँ पे करें, और इस्लामाबाद में उन्होंने की, फिर लॉन्ग मार्च की, तो वो उसकी मैं बात कर। ठीक, तो इमरान खान ने एग्जैक्टली क्या कहा था इजाज़ुल हक साहब? किन अल्फाज में उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत सी बातें की थी, और जो शख्सियत वहाँ पर गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, जो कि अमेरिका से आए हुए थे, और उनके साथ कुछ एक आधा और भी था साथ, जो साथ गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी, आप बहुत बड़े लीडर हैं। अभी उन्होंने किसी प्रोग्राम में भी कहा है, लेकिन आप एक ये कह देंगे जी आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, तो उस पर मुझसे मंसूब करने के बजाय उनसे मंसूब करें जिन्होंने ये लफ्ज़ जो है वो दिया खान साहब को, और खान साहब ने एग्री किया कि हाँ ये हो सकता है, ये बात हो सकती है। और बहुत सी और चीज़ें थी जो कि मैं रिवील नहीं करना चाहता, वो खुद रिवील करें जो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अगर तीसरा
शख्स जो है वो रिवील करे तो उसमें फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। लेकिन एजाज साहब, आप एक क्रेडिबल सीजन पॉलिटिशियन है, यू वर पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग कमेटी। अगर आप ये कह रहे हैं तो हम तो आपकी बात पे यकीन करेंगे, चाहे आपका सोर्स जो भी हो, इसीलिए आपको अपनी दावत दी है। तो एजाज साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान रिग्रेट करने के लिए कन्विंस हो गए थे, वो मान गए थे कि वो 9 मई को रिग्रेट करें? अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दोज नेगोशिएशंस, हम मेरी जो आप बात कर रही हैं ना, मैं 26वीं तरमीम के दरमियान जो बातचीत हो रही थी, 26वीं तरमीम से पहले जो कमेटियां बनी थी, 2, एक पीटीआई की और अपोजिशन की तरफ से और एक हुकूमत की तरफ से, मैं उसका पार्ट था। और उस मीटिंग के अंदर मैंने ये बात की है जो कि पसंद नहीं आई कह दें, और फिर वो जो चीज़ पसंद नहीं आती फिर गाली गलोच शुरू कर देते हैं, जिसमें गंडापुर साहब ने ये कहा था कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे ये हमारे लोग थे और इनको माफ़ कर दिया जाए। एक दफ़ा नहीं, उन्होंने 3 दफ़ा ये बात दोहराई थी। हर आदमी जो उस कमेटी में बैठा हुआ था, चाहे पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, इसको डिनाई कर दे। तो ये बात मैंने की थी क्योंकि ये बात उस कमेटी के अंदर हुई। और ये जो बात आप अभी कर रहे हैं, इस पे तो इरफान सिद्दीकी साहब और बाकी जो नून लीग के लोग हैं वो ये कहते रहते हैं कि ये तो चलता रहता है, अगर मामलात आगे बढ़ें तो किसी को सज़ा हो जाएगी, किसी को माफ़ी हो जाएगी। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने तो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि जिन बातों पे एग्री किया था उस पर फिर वो मतलब नाराज़ हो गए जब सारी चीज़ें मान गए। और वो चीज़ें देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो 26वीं तरमीम है ना, ये कंसेंसस था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन इंक्लूडिंग द पीटीआई एंड JUIF, यानी उसमें मौलाना साहब उसको लीड कर रहे थे और पीटीआई वाले बार बार जो थे मौलाना साहब को मिलने जाते थे, हुकूमत वाले भी जो गए वो मौलाना साहब को मिलने के लिए गए। तो उसका जो मसवदा था वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जब तैयार हो गया, फिर उन्होंने एग्री किया इस पर वोट डालने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे पीटीआई एग्री करने के बाद वो फिर वॉकआउट कर गए वहाँ से। ये बस आखिरी 2 सवाल आपसे करने। एजाज साहब, क्या आप ये बता सकते हैं, वुड यू लाइक टू नेम, या आप कुछ इशारा करेंगे कि कौन था पीटीआई में जिसने फिर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए या कॉल ऑफ करना चाहिए? कौन था वो? किस ग्रुप से उसका ताल्लुक था? देखें, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात तो ये है कि 26वीं तरमीम और वॉकआउट ये एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेपरेट है उससे जो आप बात कर रही हैं। किसकी बात नहीं मानी वो उसमें मेरा ख्याल है वो खुद बताएं जिन्होंने ये बात मुझे बताई या जिन्होंने ये बात अपने इंटरव्यूज़ में बताई कि वो गए हैं मुतअद्दिद मरतबा खान साहब से मिलने के लिए। उन्होंने तमाम बातें हैं वो मुझे बताई हैं और वो कॉन्फिडेंस में बताई हैं, इसलिए मैं रिवील नहीं कर सकता। लेकिन बात ये थी कि खान साहब, उनके मुताबिक खान साहब एग्री कर चुके थे। लास्ट मोमेंट पे किसी ने जाकर उनको कहा जी ये आप क्या करने लगे हैं, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू आस्क कि इस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कैसे करें। उन्होंने कहा जी आप कॉल ऑफ ना करें, हमने तो इतना बड़ा इंतज़ाम किया है कि हम 5 लाख लोगों को लेकर आ रहे हैं और उसके बाद एक रेवोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। अच्छा एजाज साहब, ये तो बता सकते हैं ना आप कि अगर क्या वो जो मुज़ाकरात थे वो इस नहज तक, जी एजाज साहब, क्या यह बता सकते हैं कि वो मुज़ाकरात इस नहज पे पहुंच गए थे कि अगर वो कॉल ऑफ हो जाता तो इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाते? बहुत सी चीज़ें फिर आगे बढ़ सकती थी। मैं खाली रिहाई तक नहीं जाता, मैं ये समझता हूँ कि जेल से बाहर आ सकते थे, कहीं और जा सकते थे। देखें, एक कंडीशन उन्होंने लगाई, मैं आपको बता देता हूँ, जो उनकी बातें हुई थी उसमें एक कंडीशन ये लगाई थी, अगर वो डिनाई करेंगे इसको या मुझे बुरा भला कहेंगे कि यास्मीन राशिद को हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाए, और 10 घंटे के अंदर अंदर उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। तो थिंग्स वर मूविंग अहेड टिल द लास्ट मोमेंट जब बैक ट्रैक हुआ ये सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया इजाज़ उल हक साहब प्रोग्राम रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। इस प्रोग्राम में मुझे डॉक्टर ज़ैनब साहिबा ने ज्वाइन किया है, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत नॉलेज रखती हैं। डॉक्टर साहिबा, आप पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल को फॉलो कर रही हैं, क्लाउड बर्स्ट न्यू नॉर्मल बन चुके हैं, पंजाब का बेशतर हिस्सा
डूबा हुआ है, पाकिस्तान के बड़े दरियाओं में मज़ीद सैलाब आने का ख़तरा है। आपके ख्याल में हुकूमत तैयार नहीं थी, और अगर हम एक नेचुरल डिज़ास्टर के लिए तैयार नहीं थे तो इसमें मिस मैनेजमेंट का कितना पोर्शन है और इस सूरत हाल को किस तरह से डील किया जा सकता था? जी बिल्कुल, हर दफ़ा की तरह हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो उस तरह से नहीं थी, और ये एक फैक्ट है कि इस दफ़ा मानसून का सीज़न भी जल्दी दाखिल हो गया था, यानी जून में ही स्टार्ट हो गई थी मानसून, और हमने क्लाउड बर्स्ट देखे, हमने ग्लेशियाई झीलों का पिघलना देखा। हमें पता था नॉर्थ से जो है पहले ही सैलाबी रेले शुरू हो गए, पहाड़ों से शुरू हो गए, तो ये तो मानसून का स्पेल 15 सितंबर तक रहना था। फिर हमें ये भी अंदाज़ा था कि भारत में भी बारिशें जो हैं वो शदीद हो रही होंगी, और वो तो वैसे ही डैम्स उनके भरना शुरू कर देते हैं, तो वो पानी तो छोड़ना ही होता है। तो उसके बावजूद हमारी जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल है वो इस तरह भी कम था। और दूसरी बात ये कि हमने इसी साल अपना डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में से बजट भी स्लैश किया, जो कि बताता है कि हमने प्रिपेयर्डनेस को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। तो और इस किस्म का सैलाबी रेले जो अभी हम देख रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन सिर्फ ये है कि रेस्क्यू रिलीफ, उससे पहले की तैयारी क्या होती है उस पर हमारा कोई फोकस नहीं था। तो बिल्कुल ये हमारी मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस हमारे एंड पे है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो आपने बजट का जिक्र किया है, क्या बजट में कटौती की गई थी इस सबसे पहले, और वो किस प्रायोरिटी की बेस पे की गई थी आपके ख्याल में? देखिए, जो बजट होता है ना, क्लाइमेट बजट टैगिंग, वो इस दफ़ा हुई। एनवायरनमेंट में बजट जो है वो स्लैश किया गया। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में से फेडरल बजट 30% स्लैश कर दिया गया, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का बजट भी स्लैश किया गया। तो ये सब हम लोग अपने मुल्क में क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, या हम इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे कि ये एक डेवलपमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीडीपी हर दफ़ा सैलाब वो बहा के ले जा रहे हैं। और तरक्की हम किस तरह से करेंगे अगर हम हर दफ़ा इसी किस्म की चीज़ों से सफ़र करेंगे? मिस प्लानिंग का आलम ये है कि दरियाओं के रास्ते में हम समझते हैं दरिया वापस नहीं आएगा, दरिया तो सुकड़ गया तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दे। हम वो प्रोग्राम्स चलते रहने देते हैं, और वो अब आप देख रहे हैं रावी के गेट क्या हो रहा है, बाकी दरियाओं के गेट क्या हो रहा है, और अभी ये रेले सिंध में जा रहे हैं। सो द काइंड ऑफ प्रायोरिटाइजेशन जो हमें करनी चाहिए वो हमने नहीं की, इसीलिए हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब 2010 से मुझे याद है कि वार्निंग्स इंटरनेशनली भी आती रही हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि अगला जो आएगा वो इससे भी शदीद हो सकता है, और इस दफ़ा भी ये कहा जा रहा है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को वो पहले कौन से ऐसे 2 या 3 इकदाम हैं जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, कि फ़ौरी तौर पे करें, जिसका फ़ौरी तौर पे कुछ समझ भी आए कि उसका असर भी हो रहा है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आप तो ये इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करवाएं फ्लड प्लेन से। देखें, आज सोसाइटियाँ तबाह हो रही हैं, कल को दोबारा तबाह होंगी। आप ही कह रही है ना कि दोबारा इसी किस्म की शिद्दत इख्तियार करेंगे सैलाब जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। ये IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में से हमें पता है, और अगली आने वाली रिपोर्ट में भी ये तस्करा हो रहा है। तो बात यह है कि इन इंक्रोचमेंट्स को पहाड़ों के रास्तों में, दरियाओं के रास्तों में, नदियों के रास्तों में ये ख़त्म की जाए, और इस पर सख्त इन्फोर्समेंट के। पंजाब में जो रिवर ड्रेनेज एक्ट है उसका निफाज करें, KP में एक्ट है उसका निफाज करें, फॉरेस्ट गवर्नेंस इंप्रूव करें, कानून को सख्त से सख्त करें और सजाएं सख्त से सख्त करें। हम एनवायरनमेंट को सीरियस लेते नहीं। और इसके अलावा जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनके ड्रेनेज प्लान्स मंगवा के देखें कि क्या वो उन नालों को काट के जो बनाई गई हैं, चाहे कराची है, चाहे लाहौर है, चाहे कोई भी खित्ता है, क्या वहाँ पे दरियाओं के गुजरने के या नालों के गुजरने का अंडरग्राउंड उन्होंने कोई ड्रेनेज दिया हुआ है? क्या ड्रेनेज अपडेटेड है? ये इस वक्त फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा एक अहम आपने नुक्ता उठाया है। क्या कंस्ट्रक्शन अदरवाइज अलाउ होती है कि आप अगर बना रहे हैं नालों के ऊपर फॉर एग्जांपल, और आप कोई मुतबादिल ड्रेनेज निज़ाम दे रहे हैं, तो आप बना सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि NOCs ही नहीं होनी चाहिए, इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये कह रही हैं कि एक मुतबादिल अंडरग्राउंड निज़ाम हो तो रहा जा सकता है सेफली। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है पहली बात कि इन इंक्रोचमेंट्स को दरियाओं के रास्ते से हटा दें। मैंने रावी की मिसाल दी, मैं दरियाए चिनाब, सतलज सारे देख लें, इंक्रोचमेंट्स हटाई जाएं। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ दरिया के ऊपर बनी हुई हैं, क्योंकि ये हर दफ़ा तबाह होंगी।
मैं दूसरी बात ये कर रही हूँ कि इंक्रोचमेंट का मतलब ही क्या है कि आपका जो डेजिग्नेटेड एरिया है आप उससे इंक्रोच कर गए, तजावुज कर गए हैं अपनी हद से। फ्लड प्लेन पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये हमारे मुल्क में कानून मौजूद है। उसके बावजूद अगर एनओसीज मिले हैं तो जिन डिपार्टमेंट्स ने इशू किए हैं ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। उन डिपार्टमेंट्स को देखा जाए और आवाम भी अपनी कोई आंखें खोले। आप कैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आप कैसे उन लोगों को इलेक्ट कर देते हो जिनके लिए एनवायरनमेंट प्रायोरिटी ही नहीं होती। सो वी नीड टू थिंक कि हम डिजास्टर में खुद ब खुद इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और इसको अगर हमने सीधी तरह नहीं अंडरस्टैंड किया, आगाही नहीं दी, रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पार्ट ऑफ प्लानिंग नहीं बनाया, तो ये मजीद तबाही है जो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हमारी अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से होगी। और इसके अलावा एक तो आपने कहा कि जो नालों को क्लियर करें, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है बजट के हवाले से या जिसको फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी सक्सेस स्टोरी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, सबसे बड़ा और दुनिया में माना जाता है। उसको आप क्लाइमेट अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक करें। ये जो बाद में कैश ट्रांसफ़र हम कर रहे होते हैं सैलाब के बाद किसानों को, आपके ये ज़राअत तबाह हो रही है, किसान तबाह हो रहे हैं, ये रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसको कनेक्ट करते हैं कि आप क्लाइमेट अडेप्टेशन क्या है, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो अफेक्ट होती हैं उनके सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है, उसको लिंक करते हैं। हमारे मुल्क में ये प्रोग्राम साइलोज में चल रहे हैं, कभी किसी ने लिंक ही नहीं किया। इसको आप अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं। और आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो डायरेक्टली लिंक्ड इन कम्युनिटी से, उससे आप क्रॉप इंश्योरेंस और इस किस्म के निकाले प्रोग्राम्स जिससे आपके किसान को सपोर्ट दिए जाए। और इसके अलावा आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है जिसमें आप वो रिजिलियंट सोसाइटीज बनाएं और मॉडल सोसाइटी बनाएं, पायलट करें। बहुत शुक्रिया माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब में ज्वाइन करी थी। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।